नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा होली का काफ़ी लंबा अवकाश लेने के बाद आ रही हूँ। आपके लिए लेकर चल रही थी जो पुरानी श्रृंखला नेट के विगत प्रश्न पत्रों को, वही श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। प्रश्न कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक सूचना आपको यहीं पर दे दें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो ये जानकारी है कि टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी और हरियाणा से जो टीजीटी की वैकेंसी आई है उस सब की हम संपूर्ण तैयारी लेकर आ रहे हैं, वो भी निःशुल्क। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो देने के बाद हम आपसे एडमिशन की मांग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरा कोर्स निःशुल्क पढ़िएगा। टीजीटी पीजीटी, हिंदी साहित्य का इतिहास भी रहेगा, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण भी उसमें आपको मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जो फीस ना दे पा रहे हों कोचिंगों की, वो भी चैनल पर आगे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और एक भावी शिक्षक बन सकें। तो चलते हैं अपनी श्रृंखला की ओर। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीता हरण तात जनी, कयो पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित, कहिए दशानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? आपको बताना है। ध्वनि, ये हम काव्य शास्त्र का विषय है, ध्वनि वाला उसमें है। अर्थ बता दें, सीता हरण तात जनी, सीता का हरण हो जाता है और ये जो दशामुख रावण है ये सीता को लेके चला जाता है। और जब सीता हरण की बात ये कहते हैं, जब रावण वो कहते हैं, राम कहते हैं रावण से कि तुम जाकर मेरे पिता से मत कहना, मैं खुद ही जाकर अपने पिता को ये संदेश दूंगा। जब अंतिम समय आता है तुम ये मत कहना कि मैंने सीता का हरण किया था। जब रावण मृत्यु के निकट हो जाते हैं, ये तब का वाक्यांश है, उस समय ये बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी ध्वनि लक्षित होती है। पहला है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, तीसरा है वस्तु ध्वनि, चौथा है अलंकार ध्वनि। आपको बताना है कि इसमें ये जो दोहा है रामचरितमानस का, ये रामचरितमानस आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। इसका जो विकल्प सही होगा वो पहला विकल्प सही होगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश, अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन सहित सारी भूमि, ये कथन है। उक्त कथन किसका है? आपको बताना है कि ये कथन किस आचार्य ने या किस आलोचक ने दिया है कि देश प्रेम है क्या। कहना चाह रहे हैं कि देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? रस जब हम पढ़ते हैं तो आलंबन उद्दीपन की बात जब होती है, तो यहाँ पर आलोचक कहना चाह रहे हैं कि आलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन सहित जो सारी भूमि है वही तो देश है। ये कथन किस आलोचक ने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो ये जो आपका कथन है, ये यहाँ पर कथन हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली है, रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली है, उसमें ये कथन दिया गया है। ग्रंथावली का जो साहित्य है उसमें ये कथन दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। क्या ऐसा है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात हो रही है,
कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से क्या भिन्न है, ये कहा जा रहा है। दूसरा है कि अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अरस्तु ने क्या ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि जो कवि हैं और चित्रकार हैं उन दोनों के माध्यम अलग अलग हैं, क्या ये कथन गलत है। तीसरा है, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। आगे ये जो कथन है ये दिया गया है कि जो प्लेटो हैं उन्होंने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। चौथा विकल्प है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। जो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, यानी कि जो विकल्प आपका गलत है, 3 विकल्प इसमें सही है, तो इसमें चौथा विकल्प गलत है। ये जो है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ऐसा नहीं है, ये भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। जो यहाँ पर हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्र है या जो छायावाद हम पढ़ते हैं उसके समकक्ष ही चल रहा था पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। ये जो हमारे 2 लेखक मिलेंगे हमें, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये जैसे हम लोग देखते हैं ना, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं के समय पे ये आप क्या कहते हैं, पाश्चात्य विचारक थे। इनके विचार देखते हैं क्या कहते हैं। पहला कथन है, पहला जो विकल्प है कि वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। दूसरा विकल्प है, सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य परंपरा का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलरिज हैं और वर्ड्सवर्थ हैं उनमें गुरु शिष्य का संबंध था, और वहीं पे कहना चाह रहे हैं कि कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य जो हैं एक थे, और उनका एकमात्र यही कारण था दोनों के मत एक होने का। कल्पना के संबंध में जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का जो एक ही मत था कल्पना के विषय में, वो इसलिए था क्योंकि दोनों में गुरु शिष्य परंपरा थी। क्या ये कथन सही है। अगला देखते हैं तीसरा कथन, कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। माना गया है कि कॉलरिज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि क्या कलाकृति, जो कला की एक आकृति होती है, उसका मूल्य कलात्मकता में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता है। क्या ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे कथन पर कि कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, आपका सही विकल्प थर्ड हो जाएगा। इसमें थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, कि कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा नेट या अन्य परीक्षाओं में भी बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। आपको बताना है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ऐसा कौन सा बिंदु था जिस वजह से दोनों के बीच मतभेद था। पहला विकल्प है अहिंसा, दूसरा है अलग मतदाता सूची, तीसरा है करुणा, चौथा है लोकतंत्र। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो दूसरा है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो मतभेद थे वो कई कारणों से थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण था वो अलग मतदाता सूची का था। ये इनका महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हो और 2 वोट के अधिकार से हिंदू समाज बट जाएगा। गांधी जी इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश के तौर पर देख रहे थे, जैसे कि अभी है एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, इस तरीके से। तो इनका था, गांधी जी का मानना था कि ये वर्ग बट जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन या स्थानीयता। तो उत्तर आधुनिकता का जो तत्व नहीं है वो है आपका केंद्रवाद। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी पीजीटी में कई बार प्रश्न बन चुका है और अब तो ये नेट की परीक्षा में भी प्रश्न बन चुका है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है पद्म सिंह शर्मा कमलेश, चौथे हैं किशोरीदास वाजपेयी। आप सभी परिचित होंगे तो समय नहीं लगाएंगे। इसमें है दूसरा विकल्प, बाल मुकुंद गुप्त जी से अनिस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विवाद हुआ था। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका को निकालते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? आपको बताना है कि कौन सी मार्क्सवादी विचारधारा है, कौन सी अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। पहला, सर्वहारा का अधिनायक तत्व, दूसरा इतिहास चक्र, तीसरा वर्गहीन समाज, चौथा परिवर्तन की अनिवार्यता। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प होगा विकल्प नंबर 2। इतिहास चक्र जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स, इसमें बता दें थोड़ा सा कि मार्क्स ने भौतिक उत्पादन के आधार पर इतिहास चक्र को, जो कार्ल मार्क्स ने जो ये था हमारा भौतिक उत्पादन के आधार पर इसको 6 भागों में विभाजित किया था। 6 भाग कहें या कहें अवस्थाएं, तो 6 अवस्थाओं में कार्ल मार्क्स ने इसको विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति, जो जनजाति होती है, निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? यानी कि जो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के जंगल, उसमें भवानी प्रसाद ने जो वर्णन किया है उस कविता में, देखिए कितनी अंदर से प्रश्न बन रहा है। तो सतपुड़ा के जंगल कविता में जो गौड़ जनजाति है वो किन को पालकर बैठती है? देखते हैं। पहला विकल्प है मुर्गे और तीतर, दूसरा है हिरण और मुर्गोबी, तीसरा है भेड़ और बकरी, चौथा है गधे और ऊंट। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1 होगा। जो गौड़ जनजाति है सतपुड़ा के जंगल कविताओं में या कहें मध्य प्रदेश में, वो कविता में मुर्गे और तीतर को पालकर बैठती है सतपुड़ा के जंगल में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कविता भी हम बता दें, कविता है कि इन बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पालकर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। इस कविता में स्पष्टली आ गया है कि 4 मुर्गे 4 तीतर जो गौड़ जनजाति है वो पालकर बैठती है, यानी कि गौड़ जनजाति जो है वो मुर्गे और तीतर पालती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। विकल्प है श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या मलयज। इसमें जो आपके सही विकल्प हो जाएगा, आप सभी परिचित हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल जी। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस से संबंधित कई कथन अब बनने लगे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है?
आपको बताना है कि ये जो दोहा है अमीर खुसरो का, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है या कब कहा है। ये विकल्प है, पहला है अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, दूसरा है संपत्ति के लूटे जाने पर, तीसरा है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, चौथा है अपनी प्रेमिका द्वारा परिष्कृत होने पर। आप सभी परिचित हैं इस प्रश्न से। ये जो कथन कहा है अमीर खुसरो जी ने, वो कहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर या निधन पर। इनके गुरु थे खुसरो के निजामुद्दीन औलिया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो कहते हैं कि अब मुझे भी ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तभी कहते हैं वो कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश, तू भी परमात्मा में लीन हो। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है स्वयं से असंतुष्टि, दूसरा है आत्मालोचना, तीसरा है असमंजस की स्थिति और चौथा है आत्म मंथन। ये गजानन माधव जी की पंक्ति है, यानी कि मुक्ति बोध की पंक्ति है, बताते चले आपको। और ये जो उनका कविता संग्रह है अंधेरे, अंधेरे में से ली गई है, उस काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें जो सही विकल्प आपका होगा वो हो जाएगा आपका असमंजस की स्थिति। ये जो कविता है इसमें असमंजस की स्थिति वाला भाव नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो वह तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कमाइनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है। कथन एक बार पुनः देखते हैं कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ये कथन किसका है। विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या स्वयं जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता। देखते हैं कथन को एक बार पुनः आप सब लोग देखिए। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ये जो कथन है ये कथन है स्वयं जयशंकर प्रसाद जी का, जो कमाइनी के रचनाकार भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा। 14 प्रश्न देखते हैं। 14 में क्या है कि साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हुए, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं और कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु, हे मित्रों देखो जग बोराना, ये जो समाज है, ये जो जग है, ये कैसा बोरा रहा है। अगर सच्ची बात कह देते हैं तो हमें मारने को दौड़ता है, और झूठे जगपतियाना, और झूठी बात अगर इनसे कोई बता दे तो उसकी बातें अन्यत्र भी फैलाते रहेंगे या उनको सच मान लेंगे। हिंदू कहता है राम हमारा, जो हिंदू है वो कहता है कि राम हमारा, मुसलमान रहमाना, और जो मुसलमान है वो कहता है कि हमारा रहमान है, अल्लाह है। आपस में दो लड़े मरद हों, और आपस में दोनों लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे हैं। हिंदू कह रहा है राम हमारा है, मुसलमान कह रहा है रहमान हमारा है। मरम कोई नहीं जाना, और सच्ची जो वास्तविकता है, जो परमात्मा है, उसको कोई नहीं जान पा रहा है। तो ये इस संदेश में कौन सा संदेश नहीं है। देखते हैं विकल्प। पहला धार्मिक असहिष्णुता, दूसरा सांप्रदायिक सौहार्द्य, तीसरा धार्मिक सद्भाव, चौथा है एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। इसमें जो आपका विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि धार्मिक असहिष्णुता
इसमें कबीर इसका संदेश नहीं दे रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द्र, धार्मिक सद्भाव, इक्केश्वरवाद की प्रतिष्ठा भी कबीरदास जी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जो कबीरदास जी ने इक्केश्वर की ही प्रतिष्ठा अपने काव्य में की है। इक्केश्वरवाद, अद्वैतवाद इनके काव्य में हमें अधिक मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न कि करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। आपको बताना है करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं। पहला विकल्प है जिंदगी नामा, दूसरा है सूरजमुखी अंधेरे के, तीसरा है डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी, चौथा है यारों के यार। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा करम बीबी और सरफराज जो हैं ये आपके जिंदगी नामा जो उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का, उसके पात्र हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास की जो पात्र हैं वो रतिका रहेगी, एक केसी रहेगी और रीमा भी इसकी पात्र है। दिवाकर भी सूरजमुखी अंधेरे के पात्र है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। डार से बिछुड़ी ये कृष्णा सोबती जी की लंबी कहानी है। इसकी जो पात्र है पाशो है। वहीं पर यारों के यार ये भी लंबी कहानी है, लघु उपन्यास में आ जाती है। इसका जो पात्र है वो भवानी बाबू है, भवानी बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वां हमारा। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। पहला विकल्प है बेनी माधव या पंडित गंगाराम, दूसरा है गंगेश्वर और मंगलू, तीसरा है वीरपाल सिंह और जाह्नवी, चौथा है नंददास और शिवचरण वैद्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, वीरपाल सिंह और जाह्नवी। वीरपाल सिंह और जाह्नवी मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 17वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। आप सभी बता ले जाएंगे। विकल्प है राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1 राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। आपका ये भी पढ़ा हुआ होगा। विकल्प है आपका बंटी, दूसरा है महाभोज, तीसरा है टूटता हुआ इंद्रधनुष, चौथा है तिरछी बौछार। तो इसमें सभी पकड़ लिए होंगे। ये जो शकुन और डॉक्टर जोशी हैं ये आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं और डॉक्टर जोशी और शकुन के संबंधों जो अंतर संबंध हैं उनको चित्रित किया गया है आपका बंटी उपन्यास में। और इसकी जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी हैं। आपकी बंटी ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। देखिए प्रायश्चित मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। आपको बताना है कि किस विकल्प में प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। पहला विकल्प है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, दूसरा है गांगी और मैको, तीसरा है करुणा और प्रकाश, चौथा है श्यामा और धर्मदास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है पहला विकल्प सुबोध चंद्र और मदारी लाल ये प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। आगे बताते चलें, ये जो गांगी और मैकू है ये प्रेम की होली कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है प्रेम की होली। करुणा और प्रकाश ये मानसरोवर देखिए इनके मानसरोवर कहानी संग्रह है जो 8 खंडों में निकला हुआ है मानसरोवर नाम से। लेकिन करुणा ये मानसरोवर उनकी कहानी भी है। श्यामा और धर्मदास ये जो पात्र हैं ये एक जिहाद कहानी है इनकी मुंशी प्रेमचंद जी की, उसके पात्र हैं। वहीं पर एक जिहाद कहानी है वो
अभी नवीन आई है गोविंद मिश्र जी की, उनकी कहानी भी है जिहाद। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, स्कंद गुप्त नाटक में स्कंद गुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? स्कंद गुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें जो स्कंद गुप्त पात्र है वो उदासीन जो होता है, क्यों होता है? तो 3 कारण इसमें सही है और 1 कारण उसमें सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कारण सही नहीं है। पहला है गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, दूसरा है भोग विलास के प्रति वितृष्णा, तीसरा है विमाता का षड्यंत्र और चौथा है क्षात्र धर्म का अभाव। इसमें जो विकल्प रहेगा आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4। गुप्त कुल का अनिश्चित और अव्यवस्थित उत्तराधिकार रहता है, जिसकी वजह से ये जो उदासीन होता है। विमाता का षड्यंत्र और भोग विलास के प्रति वितृष्णा उसके उदासीन होने के कारण है, जबकि ये जो धर्म क्षात्र का अभाव उसके लिए नहीं रहता है। तो यही विकल्प सही नहीं है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का 1934 का, सभी जानते हैं कि किस पात्र ने मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो ये कौन सा पात्र था जिसने मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था? वो उस पर कोई भी ये दबाव नहीं डालना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ समय बाद अपनी स्त्री बना लूंगा या अपनी विवाहिता या मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। विकल्प है, पहला मुरारी लाल, दूसरा मनोज शंकर, तीसरा रजनीकांत, चौथा भगवंत सिंह। इसमें जो सही विकल्प आपका होगा, अगर आपने नाटक पढ़ा है तो मनोज शंकर। मनोज शंकर इसका एक ऐसा पात्र है जो विधवा, ये मनोरमा जो है विधवा हो जाती, इसका जीवन भर अविवाहित रहने के लिए हाथ पकड़ना चाहता है। और ये जो नाटक है समस्या प्रधान नाटक है। और यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं, ये भी समस्या प्रधान नाटक के जनक माने जाते हैं। और सिंदूर की होली इनका 5वां नाटक है, 5वां नाटक है इनका सिंदूर की होली। और इस नाटक में थोड़ा सा बताते चलें, कुल जो है 9 पात्र हैं, कुल 9 पात्र हैं इस नाटक में, जिसमें 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री पात्र हैं, 2 स्त्री पात्र हैं। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? विकल्प है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा उपेंद्र नाथ अश्क। ये कथन जगदीश चंद्र माथुर जी ने उपेंद्र नाथ अश्क जी के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, समानांतर कथा प्रसंग को लेकर लिखा गया नाटक है। आपको बताना है कि जिसमें समानांतर कथा प्रसंग का उद्देश्य होता है, बता दें आपको कि एक ही कहानी में, एक ही जो कथा चल रही है उपन्यास की या कहानी की, उसमें एक दूसरे के समानांतर 2 कहानियां जब चलती हैं तो उसको समानांतर कथा प्रसंग भी उसको कहा जाता है। देखते हैं समानांतर कथा प्रसंग को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है। पहला विकल्प है द्रौपदी, दूसरा 8वां सर्ग, तीसरा पहला राजा, चौथा एक और द्रोणाचार्य। इसमें जो सही विकल्प होगा एक और द्रोणाचार्य। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न नेट की परीक्षा में ही 2 बार पूछा जा चुका है। आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, टीजीटी, पीजीटी, अन्यत्र प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसमें जो 2 चलते हैं, एक तरह से एक तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर चलता है और उसी की दूसरी समस्या इसमें चलती है। जैसे कि एक तरह होता है एक शिक्षक की तुलना जो है वो द्रोणाचार्य से इसमें की जाती है और दूसरी तरफ एक शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा
जो है वो भी इसमें दी जाती है। तो इस तरह से ये जो कथा है, इसकी जो कथा है एक और द्रोणाचार्य उपन्यास की, ये दो कथा प्रसंगों पर चलती है। और ये जो नाटक है एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष जी का है। शंकर शेष जी ने इसको लिखा है, एक और द्रोणाचार्य को। चलते हैं 24वें प्रश्न पर। हमारा 24वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? आपको बताना है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। पहला है बंकिम चंद्र, दूसरा है रविंद्रनाथ, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है शरत चंद्र, चौथा है भूदेव मुखोपाध्याय। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय जी का ये पर आधारित औपन्यासिक जीवनी है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा के लेखक जो हैं वो है आपके विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है। 14 साल में ये कंप्लीट हुआ था, 14 वर्ष लगे थे उनको लिखने में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आपको बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार इन चारों रचनाओं में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन मिलता है। पहली है अखरावट, दूसरी है पद्मावत, तीसरी है आखिरी कलाम, चौथी है मधुमालती। आप सभी पकड़ गए होंगे। इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, आखिरी कलाम, जो जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की, उसमें कयामत का वर्णन मिलता है। और ये जो बाकी की जो तीनों रचनाएं हैं ये भी जायसी जी की हैं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, और ये जो मधुमालती है ये मंझन जी की रचना है। ये रहा, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने इसको देखा है। फिर से बता देते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टीजीटी पीजीटी की निःशुल्क तैयारी हम लोग लेकर आ रहे हैं। कल से हिंदी साहित्य के इतिहास से 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी शुरू से ही अपनी क्लासों का नोट्स बनाते हुए चलें, लाभ उठाएं, अपनी तैयारी को और बेहतर करें। इसी तरह ये श्रृंखला चलती रहेगी प्रतिदिन निरंतर। सभी का धन्यवाद।